were lagging behind today. Our scientific session should start at 9:30 and we are lagging behind approximately 1 hour 10 minutes. So we have to complete our total session. I welcome our SCSD Dr. Anindya Bera sir, is the MD pediatrician. I welcome and call upon the stage sir to open our scientific session start. I declare today's second day of scientific session for the conference to be open, and please request Dr. Sahu to please do the proceedings. Thank you sir. So today's first scientific session, the interpretation of chest radiograph, which is extremely important for all of you. So far as radiology is concerned, chest X-ray approximately 80% of the total radiology evaluation test. Each and every patient, whenever coming to any respiratory system, first and foremost investigation is the chest X-ray. And practically, while doing in our department, we have seen whatever the procedures we are doing per day, out of that 50 to 60% chest X-ray will be there. So chest X-ray is now a golden modality. Apart from the higher modality available like CT scan, MRI, PET CT, whatever the case may be, but chest X-ray remains constant till the radiology will be remain, because it is a great contrast inherent of the lungs which cannot be replaced by any other test. And it is a basic fundamental test of chest radiograph by which we can identify few of the pathology. For confirmation we can go for higher modality for its confirmation or clinical correlation. But chest X-ray remains the golden modality. तो इसलिए आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफ. प्लीज लिसन इन डिटेल. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, वी विल हैव ए डिस्कशन. देयर इज ए symbiotic relationship among us and all the audience, so that everyone should know and learn many things. So for that interpretation of chest radiograph, I will call Dr. Gajendra Kumar Das, ACMS बीकानेर. सर बहुत दूर से मेहनत करके आए हैं, हमारा इन्विटेशन को एक्सेप्ट किए हैं, इसलिए हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर. एंड सर इज गोइंग टू प्रेजेंट the topic interpretation of chest radiograph. For that, cheering I will call Dr. Anindya Bera sir and Dr. Saurabh Bera, Bera brothers, to come the stage and cheer the session. My topic today is बता दिया है चेस्ट एक्सरे का इम्पोर्टेंस क्या है. कल बहुत सारी बातें हुई, बहुत बड़े बड़े डिस्कशंस हुए और आप लोगों ने बहुत सारे एडवांसमेंट के बारे में सुना है. CT स्कैन की बात हुई, MRI की बात हुई, एंजियोग्राफी की बात हुई, DSA की बात हुई, मॉलिक्यूलर मेडिसिन की बात हुई, PET स्कैन की बात हुई, फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हुई. आप लोग काफ़ी बड़े बड़े मॉडर्निटीज़ कल सुने और उसके बारे में काफ़ी सारी बातें. आज मैं इस टॉपिक को काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है. सबसे पहले मैं इसको थोड़ा इंटरेक्टिव भी बनाना चाहता हूँ और मेरा लैंग्वेज कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम हिंदी ही रहे. अंग्रेजी आ जाएगा बीच में तो नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे हिंदी रखने की. तो सबसे पहले सब लोग बताएं कि आज कॉन्फ्रेंस कैसा रहा, आप लोग का कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा. हाथ उठाएं जिनको अच्छा लगा. और रात की पार्टी कैसी रही? वेरी गुड. तो एक ताली तो बनती है हमारे साहू जी के लिए और उसके लिए. आपको शायद पता नहीं होगा कि कल की पूरी टीम, बहुत लोगों को पता हो, शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो, पूरी टीम खड़गपुर से लाने में डॉक्टर साहू जी ने का वहाँ का जो काम किया हुआ वो मेहनत से कल उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की. तो मैंने भी काफ़ी सारे रेडियोग्राफर का अटेंड किया, बट इतना बढ़िया मैंने देखा नहीं पहले कभी ऑल इंडिया लेवल का.
सो ऑल कंग्रेचुलेसन सबसे पहले साहू एंड बेरा मेन एंड और सारे रेडियोग्राफर हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल के हैं। तो इस बिहार पे और सेकेंड डे थोड़ा सा बोरिंग होता है किसी भी कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि सारी बड़े बड़े डिस्कशन हो जाते हैं, रात की पार्टी हो जाती है, तो अगला दिन थोड़ा ढीला रहता है। सो 1 आवर डिले इज एक्सेप्टेबल। तो मॉडरेटर से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, बट इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम उससे पहले ये जानना चाहेंगे आप लोगों से कि कितने रेडियोग्राफर ऐसे हैं जो बिना रेडियोलॉजिस्ट के काम कर रहे हैं, हाथ उठाएं ऊपर। सो आई कैन सी ऑलमोस्ट 50 to 60% अभी जितने लोग अवेलेबल हैं उसमें से इतने लोग बिना रेडियोलॉजिस्ट के काम कर रहे हैं। ओवरऑल 80%। Only in 240 radiographers, only 25, below 25 radiologists are there in India. ओके, So सो the number of radiographers is 246 approximately. तो देखिए एग्जैक्ट नंबर आ गया हमारे पास कि 80%, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रेडियोग्राफर इज डूइंग वर्क विदाउट रेडियोलॉजिस्ट। आप ही वहाँ के डॉक्टर हैं, आप ही वहाँ के रेडियोलॉजिस्ट हैं। आपने फील किया होगा कि आपसे डॉक्टर ही पूछते हैं कि क्या देखा, कुछ लगा क्या इसके एक्सरे में? यस। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बड़े बड़े डिस्कशन से हम आगे की ओर जरूर जाना चाहिए, हमें आगे सीखना चाहिए, बट हम आपको बहुत सिंपल रख रहे हैं, इसमें बहुत सारी बेसिक बातें बता रहे हैं, बहुत सारी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, ताकि आपको आगे आप जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा ब्रशअप कीजिए। ये चीज़ें बहुत कॉमन है, सारी चीज़ें आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़ चुके हो, इसलिए मैं जस्ट एक बार आप लोगों का थोड़ा ब्रशअप कर देता हूँ, थोड़ा सिंपल वे में, और थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी रखूँगा, आपसे थोड़ा पूछूंगा भी, कुछ जानूंगा भी, कुछ बताऊंगा भी आपको। ठीक है? तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ चेस्ट एक्सरे की बात कर रहे हैं, जो कि रेडियोलॉजिस्ट का काम है। हम वाई रेडियोग्राफर्स, रेडियोग्राफर के कॉन्फ्रेंस में हम ये चीज़ का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ चेस्ट एक्सरे। आपका काम तो केवल एक्सरे खींच करके दे देना है आगे, क्लिनिशियन जाने, रेडियोलॉजिस्ट जाने, बट वाई रेडियोग्राफर? तो उसके ये सामने एक्सरे देखिए, आप सामने आपके पास एक्सरे है, इसमें से कोई मुझे बता सकता है तुरंत? 5 से 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, मुझे ये एक्सरे देख के बताइए कि इसमें कुछ खास है क्या आपके लिए? कुछ खास आप डॉक्टर को बता सकते हो? यस, बताएं प्लीज। ओके, ओके, तीसरा और कोई? नो, देखिए अब, ओके ओके, अब मैं बता रहा हूँ। अब एक साइड ये देखिए, यहाँ देखिए, और इस साइड को देखिए। इस साइड आपको एक कुछ लाइन दिखाई दे रहा है व्हाइट के, इस साइड कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ लंग नहीं है, ये लंग नहीं है, ये एयर है, ये एयर है। इसने लंग को कोलैप्स करके यहाँ पर खत्म कर दिया है और पुश अप कर दिया पूरे इसके। ये एक इमरजेंसी केस है। अगर आपने टाइमली अपने क्लिनिशियन को या किसी को नहीं बताया तो मे बी कि आपका पेशेंट विद इन आवर्स डेड हो जाए। हेयर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियोग्राफर, क्योंकि आप पहले पर्सन हो जो कि पेशेंट से कांटेक्ट में आते हो, और कई बार आपको तुरंत बताना पड़ता है क्लिनिशियन को, और इवन कई बार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस में है, कई बार उनको भी पता नहीं चलता, तो सोचते हैं चलो कुछ होगा, क्या है नहीं है। सो आपको इसलिए ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा जानना जरूरी है, ताकि आप ऐसे इमरजेंसी केसेस को आप तुरंत रिपोर्ट करें कि नहीं ये एयर आ गया है लंग के बीच में और इसने पूरा लंग को कोलैप्स कर दिया है, इसमें तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत है, अदरवाइज ये पेशेंट कुछ दिन में डेड हो जाएगा, कुछ देर में डेड हो जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, इसी केस ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स, राइट। इस कारण से रेडियोग्राफर को भी इंटरप्रिटेशन जानना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, अब तो मैं कुछ चीज़ें आपको कॉमन सी बता रहा हूँ। हायरार्की है, हमारा एक्सरे पूरा सिस्टम ब्लैक एंड वाइट पर बेस्ड है। बेसिक एक्सरे में हम कंप्लीट ब्लैक से कंप्लीट वाइट की तरफ जाते हैं, और जितने सॉफ्ट टिश्यू का अलग अलग ग्रे स्केल है, डिफरेंट ग्रे स्केल के आधार पर हम बताते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है क्या नहीं है।
सो हायरार्की में सबसे ज़्यादा जो ब्लैक होगा वो गैस होगा, यानी कि एयर है लंग में। उसके बाद फैट होगा, फैट से ऊपर वाटर होगा। जो हम हार्ट का देखते हैं, बीच में जो हार्ट का जो शैडो दिख रहा है, जितना वाइट दिख रहा है उतना ही वाइट लगभग वाटर होता है। उससे ऊपर बोन होता है, बोन से और कोई भी अगर फॉरेन बॉडी है, मेटल है, तो वो सबसे ज़्यादा वाइट दिखेगा। तो ये एक हायरार्की है जो एक बेसिक बात आप सब लोग जानते हैं। अब इंटरप्रिटेशन के पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये 5 चीज़ें। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। अब आपके ज़माने में आप कल आपने पढ़ा डाटा कलेक्शन से लेकर के सारी बातें। अब पुरानी बातें नहीं रही कि आप पेशेंट आया, आप अपने एक्सीडेंट टेस्ट यही होता है, पेशेंट अपराइट खड़ा होता है। बट इसमें जो 2 चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, पहली बात ये है कि 2 चीज़ें बार बार नॉर्मली हम सब जानते हैं, लेकिन हम बोलना भूल जाते हैं, कहना भूल जाते हैं। एक तो ये कि शोल्डर, मैंने कई बार देखा है, जल्दी में हमें दिन में 80 एक्सरे करने होते हैं, 100 एक्सरे करने होते हैं, 50 एक्सरे करने होते हैं। हम कई बार ये नहीं कहते पेशेंट को कि शोल्डर को और आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। जितना शोल्डर आगे बढ़ेगा, जितना शोल्डर रोटेट होगा, उतना ही स्केपुला हमारे व्यू में नहीं आएगा, लंग के व्यू में, उतना ही लंग क्लियर मिलेगा हमें। और दूसरा चीज़ इंस्पिरेशन, सांस रोको। कल बता रहे थे हमारे प्रेसिडेंट साहब की सांस रोको हमारा ये है, बट सांस रोको में हम ये भूल जाते हैं पेशेंट को कहना कि कितना सांस रोको। कई बार हाफ इंस्पिरेशन में मैंने देखे, मैक्सिमम फील हाफ इंस्पिरेशन में सांस रोकिए, बट वो किस कंडीशन में है, क्या वो एक्सपिरेशन के कंडीशन में है? तो हमें एक बार अगर उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करना पड़े तो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर दीजिए, पहले इंस्पिरेशन लीजिए, उसको बताइए इस इंस्पिरेशन में जब बोलूँ तब आपको सांस रोकना है। किसी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम सभी जानते हैं और अक्सर मिस कर जाते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों बातों पर जोर दिया है। ये नॉर्मली आप लोग सब जानते हैं, इस तरह का एक्सरे आता है नॉर्मली APU में, और APU हम कम करते हैं। APU किस केस में करते हैं? ICU की कंडीशन में, या डेबिलिटेड पेशेंट है, या इमोबिलाइज पेशेंट है, कोई पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पा रहा उस हिसाब से, या चिल्ड्रन स्पेशली, इसे ये सब केसेस में APU करते हैं। और स्पेशली अगर एंटीरियर ट्रॉमा है तो ये सब कंडीशन में हम APU करते हैं। और APU में क्या डिफ्रेंशिएशन है APU और PA में? एक तो आपको हार्ट जो है नॉर्मली ग्रेटर डिस्टेंस फीलिंग से रहेगी, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा दिखेगा हार्ट। और स्केपुला यूजुअली विजिबल हो ही जाता है आप APU में, स्केपुला को आप रोटेट नहीं करवा सकते। और आगे देखते हैं, ये आपके APU हैं, 2 तरह से दिखते हैं, बैठ करके और बैठ करके। आप लोगों ने किया हुआ है, ये डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। दोनों में डिफरेंस देखिए, स्केपुला एक में देखिए ये व्यू है, ये APU है। एक में स्केपुला देखिए पेरीफेरी पे है अगर आपने ढंग से किया है तो, और एक में स्केपुला आपका दिख रहा है। क्योंकि आपका जनरल फिजिशियन रेडियोलॉजिस्ट तो फिर भी बता देगा, जनरल फिजिशियन नहीं बताएगा, वो आपके कहे पर अपना डायग्नोसिस बना लेगा आगे। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास रोटेटेड फिल्म आई है और उसको कार्डियोग्राफी करके उसके सारे इन्वेस्टिगेशन आगे करा लिए गए हैं, और बाद में पता चला कि वो रोटेटेड फिल्म थी जिसके कारण कार्डियोग्राफी आ रहा था। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस, आप अकेले हो, इसलिए ये चीज़ें टेक्निकलिटी बहुत ज़रूरी है, बेसिक टेक्निकलिटी है, आपका ब्रेड एंड बटर है, इसको AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। AI बहुत चीज़ों को रिप्लेस करेगा, ये चीज़ें आपकी अपनी हैं। इसमें अगर आप ढंग से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं ये 3 चीज़ें, तो आपकी क्वालिटी ऑफ एक्सरे बहुत अच्छी रहेगी और डायग्नोसिस में आगे सुविधा मिलेगी। तो इंस्पिरेशन, पेनिट्रेशन और रोटेशन, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आगे और करूँगा। इंस्पिरेशन याद रखिए, फुल इंस्पिरेशन हमेशा लिखा हुआ रहता है, फुल इंस्पिरेशन आपको याद रखिएगा कि हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। E फॉर इफ्यूजन, F फॉर फील्ड, G फॉर गैस्ट्रिक बबल्स, H फॉर हाइला एंड मेडिस्टीन। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा तो आपको आगे भी इजी रहेगा। एक हम मैसेज ये है कि रिमेंबर इट्स ए चेस्ट एक्सरे नॉट ए लंग एक्सरे। ये चेस्ट का एक्सरे आप भेज रहे हो, चेस्ट में इतनी सारी बातें हैं जिसमें लंग एक पार्ट है, राइट। और अगर आप ये बात याद रखोगे तो आप हमेशा याद रखोगे कि लंग नहीं देखना है, मुझे पूरी चीज़ें देखनी है। सेकेंड, एंड ये चीज़ें तो भूल जाते हैं कभी कभी, एक्सरे किया और देखा, हमेशा ओल्ड फिल्म देखिए, पूछिए उससे भी, इससे पहले भी एक्सरे हुआ है क्या तुम्हारा, वो फिल्म दिखाना मुझे, आपको खुद पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको ये
अगर एक बार कंपेयर कर लिया आप पुराने दिन से, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, वैसा ही है, या पहले से डिटोरिएट किया है। नेक्स्ट, एक क्लिनिकल कोरिलेशन इन मस्ट। आपको भेजा गया है एक्सरे, उसको फीवर है और एक्सरे भेजा गया, आप उसमें खोज रहे हो फ्रैक्चर, तो क्लिनिकल कोरिलेशन होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए पेशेंट किस चीज़ का है, हमें देखना किस चीज़ पर स्ट्रेस करना है, राइट। अगर ट्रॉमा के साथ भेजा गया है तो आपको देखना है रिब्स को, बोन्स को बहुत अच्छी तरह देखना है, प्लूरल स्पेस को बहुत अच्छी तरह देखना है। अगर आपको भेजा गया पेशेंट फीवर के साथ, तो आपको पता होना चाहिए मुझे क्या क्या देखना चाहिए, उसमें किस चीज़ पर स्ट्रेस देना है। तो क्लिनिकल कोरिलेशन इज मस्ट। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर इंटरप्रिटेशन मस्ट मेक सम सेंस। कुछ सेंस तो बनाए, हम पूरी रिपोर्ट बना के दे देते हैं कि ये चीज़, लेकिन हमारा रिपोर्ट आपस में ही मैच नहीं करता है। क्लिनिशियन क्या निकालेगा? क्लिनिशियन को हम मदद करने के लिए है, क्लिनिशियन की कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए नहीं है। एटलीस्ट ट्राई टू मेक सम डायग्नोसिस कि ऐसा हो सकता है, एटलीस्ट क्लिनिशियन को कुछ हेल्प हो सके, एंड पॉसिबल हेल्प इन डायग्नोसिस टू द ट्रीटिंग डॉक्टर। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग। Thank you. And it is very important, as you have rightly pointed out, that most of our radiographers are walking, almost 80% of the radiographers are walking without a radiologist. So each and every line he has told is very, very important. Please keep it in your mind when you go back to your centers. Please apply every point what he has told. Thank you, sir. Thank you. I have heard you about you, but this is the first time I am privileged to have listened to you. A big round of applause for Dr. Jesus sir. Thank you. Thank you very much, sir. थैंक यू। You were so kind. Now, 10 मिनट आपने ज़्यादा दिया। One or two questions, if anybody want to ask, please ask. किसी भी कोई सेंटर Yes, किसी कंफ्यूजन please. यस प्लीज। प्रैक्टिकली ऐसा होता है ना, जब लोगों को पेशेंट जाने क्या वो सब नहीं कर पाते हैं हम लोग। जैसे नंबर ऑफ पेशेंट जब ज़्यादा हम लोग करना एक्सपोजर, जी। तो जो भी हम लोग पुराना हिस्ट्री मानना या क्लिनिकल पोजीशन, वो सब सारी चीज़ मुश्किल हो जाती है। आप कुछ हद तक सही कह रहे हैं, बट मांगते हैं पुराना एक्सरे। मेरे ख्याल से 90% ऐसे होंगे जो पहली बार एक्सरे करा रहे हैं। हाँ, ये वही है। तो 10 पेशेंट का लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 10 पेशेंट का आप लेके रखिए जो आप दे रहे हैं एटलीस्ट। मेरे कहने का मतलब है पॉइंट पर पॉइंट आप अगर इंप्रूव करेंगे, आपका ये हैबिट में हो जाना चाहिए। ये अगर आप हैबिट बना लेते हैं हर पेशेंट से पूछने का, हर पेशेंट नहीं लाता है, आपके 10 पेशेंट होंगे जो पुराने लाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हर बार पूछा जाएगा। Cases होते हैं। जैसे हाँ पुराने केसेस होते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसीलिए आपको ये हैबिट में डालना है कि आप आते ही पूछेगा आपका नाम क्या है, पहले कभी एक्सरे हुआ क्या आपका, आप लाए हो साथ में, दैट विल मेक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो, क्योंकि आपने देखा हो पहले क्या इन्फ्यूजन था, पहले क्या था, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। We have to take the C7 due to the rudimentary cervical beat. That is most important, I think. Yes, The yes. C7 should be included in the chest X-ray. बट अगर बेटर रेडियोग्राफर हो, कई बार फिल्मों की दिक्कत हो जाए, बट 14/17 का जो अपना पुराना सिस्टम था, उसमें आदमी जस्ट बिलो द चिन लाइन तक लेते थे एक्सरे। आपको That's right, sir, that's right. पुराने लोग बहुत ही जानते थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर तो लिम्फ नोड देख रहे हैं, अगर ऊपर के लिम्फ नोड देखने हैं क्लिनिशियन को, तो हमें बेटर है कि वो दोबारा से एक्सपोजर कहें करने के लिए कि यहाँ तक नहीं लिया, दोबारा से करके लाओ। तो इससे बेटर है कि हम पहली बार में यहाँ तक एक्सपोज करके देते हैं। यू आर वेरी राइट। Thank you, sir. आप लोग प्रैक्टिकली जितना भी करो, अगर बेसिक आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, then very difficult. एक्सरे क्लिनिशियन जब एडवाइस करते हैं तो कुछ ना कुछ उसको क्लिनिकल सिम्टम है, अदरवाइज कोई फालतू से एडवाइस नहीं करेगा चेस्ट एक्सरे करके आओ। तो आप जब एक्सरे करने जा रहे हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर ड्यूटी टू सी द क्लिनिकल नोट व्हिच पर्पस दिस चेस्ट एक्सरे इज टू बी गोइंग। क्या चीज़ है, ट्रॉमा के लिए कर रहे हैं, ना खांसी सर्दी जुकाम के लिए कर रहे हैं, ना उनका कुछ चेस्ट का पेन के लिए कर रहे हैं, ना कुछ कार्डियोलॉजी ओरिजिन के लिए कर रहे हैं। चेस्ट डायग्नोसिस मींस ओनली लंग्स, उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों रहता है। तो ये क्लिनिकल सिम्टम, अगर एक क्लिनिकल नोट अगर आपका दिमाग में है ये किस लिए हो रहा है, आपका पॉइंट ऑफ इंटेंशन वही जगह में रहेगा, आपको वही चीज़ देखना है, और इस हिसाब से आपको एक्सपोजर, आपको फील्ड ऑफ विजन, पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब डिसाइड करना है। तो यू आर द बेस्ट जज बिफोर डूइंग ए चेस्ट रेडियोग्राफ हाउ टू टेक ए एक्विजिशन, व्हाट इज द प्रॉपर व्यू and how it will be taken, what is the KVMS value, everything
You have to decide. And it is a important thing that radiation exposure is a hazardous to the patient. There should not be any repetition. Doesn't mean that मैं ऐसे करके देखता हूँ कितना आ रहा है, फिर ऐसे करके देखूंगा वो कैसे आ रहा है, फिर ऊपर नीचे करके देखूंगा, ये मजाक नहीं चलता है. Many of the times I have seen, because of our faulty, we are doing the repeated X-ray to the patient. It is our fault. और पेशेंट को एक्स्ट्रा रेडिएशन एक्सपोज होता है. दिस शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल ऑफ यू. ये आपका दिमाग में होना चाहिए. मेरे के ऊपर जितना एक्सरे एक्सपोजर होने से जितना प्रॉब्लम होगा पेशेंट की तरफ से ऐसे होगा. हम सिर्फ आज एक्सरे कर लिए, एक ही एक्सपोजर वो पेशेंट 5 जगह जाएगा, दूसरा डायग्नोसिस सेंटर जाएगा और कहीं जाएगा, हर एक डॉक्टर वही चीज़ लिखेगा. तो आपको देखना है, सीखना है, जानना है. एंड एज पर द रेडिएशन कंट्रोल, AERB का कंट्रोल जैसा है, आपको आलादा प्रिंसिपल को फॉलो करना है एंड जस्टिफिकेशन देखना है कि व्हाई दिस एक्सरे इज टू बी डन. अगर जस्टिफाइबल है देन वो प्रोसीड. सो और थैंकफुल टू डॉक्टर गजेंद्र कुमार दास, वो बीकानेर से आए हुए हैं, बट इतना सुंदर, इतना डिटेल एंड बेसिक चीज़ आपके साथ डिस्कशन किए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सर. आई रिक्वेस्ट Dr. Anil Devara sir to give the certificate and memento to our speaker. He is a consultant medical oncology, GIS thoracic department at Medical Super Specialty Hospital. He has done his fellowship in thoracic oncology at KBH, Mumbai after completing his MCH at MCH in surgical oncology at Tata Memorial Hospital, Mumbai. He has also done fellowship in minimal invasive colorectal surgery and peritoneal surface malignancy from KBH, Mumbai. He is also the ex-consultant at TMC Varanasi. Presently working with Medical Super Specialty Hospital. We welcome you, sir, for this radiographers conference. I think you are here for the first time at our hospital. We welcome you. Please start your talk. Thank you very much for the kind introduction. So one of the concepts that I would like to make the audience more familiar today is the concept of multidisciplinary team. जितना जितना हम लोग सुपर स्पेशलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर इज नाउ डिसीजंस आर टेकन इन अ टीम सेटिंग, बिकॉज एज द केयर का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है वैसे वैसे लोगों के एक डोमेन से दूसरे डोमेन में केयर का जो स्पेक्ट्रम है वो चला जाता है. जहाँ पे सर्जन का काम खत्म होता है वहाँ पे कीमोथेरेपी का काम शुरू होता है. ऐसे नहीं होता. एक पॉइंट आता है जहाँ पे माई डोमेन इज मिक्सिंग विद देयर डोमेन. सो इट इज़ बेटर कि हम दोनों मिलके एक साथ पेशेंट को देखें ताकि हम डिफाइन करें कि भाई आप यहाँ तक करेंगे, इसके आगे हम करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑन्कोलॉजी एंड एज आई एम श्योर इट ऑल्सो हैपन्स इन अदर सिचुएशन सच एज ट्रांसप्लांट मेडिसिन एंड मेनी अदर कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल एंड ओवरऑल मेडिकल एंडेवर्स. तो इस बैकग्राउंड के साथ आई वुड लाइक टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन एंड ट्राई टू कीप इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल टू गेट टू. So what is a multidisciplinary team? It is a group of healthcare professionals from different fields in order to determine a patient's treatment plan. They are needed because the management, as I said, crosses boundaries beyond one's own specialty. जब एक कैंसर का पेशेंट आता है, इवन दो अपनी ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि जाइए आप उन सर्जन से मिलिए वो कैंसर का इलाज करते हैं, या फिर उन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए वो कैंसर का इलाज करता है. ये एक दिस इज द लेमैन्स थॉट. दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ गॉन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इवन इन द मेजर सेंटर्स ऑफ इंडिया. इट इज नाउ एक्नॉलेज दैट एवरी पेशेंट आइडियली शुड बी सीन बाय ऑल द स्पेशलिस्ट हु आर लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन देयर केयर. जो एट द फर्स्ट विजिट इटसेल्फ, मतलब जब मैं फर्स्ट विजिट की बात करता हूँ, आई मीन टू से दैट when all the investigations are ready, when we know the diagnosis, when we know the staging, when we are able, when we have the entire picture to start the management, तभी सारे के सारे स्पेशलिस्ट एक साथ बैठ के seeing the patient, assessing their need, assessing the family, ये क्या टॉलरेट कर सकते हैं, कितना रिस्क इनके ऊपर लिया जा सकता है. देखिए मान लीजिए अगर एक सी बोले, हमने बोला डायग्नोसिस हुआ, आपने आपका अच्छा वाला कीमो दिया, हमने आपको ट्रायल का सेलेक्ट करके दिया, आपने अपना नया दवाई देना चालू किया, फायदा हमारा हुआ, रेडियोलॉजिस्ट का फायदा क्या है. So it is important that it is a two-way street. Both the parties who are getting involved, the clinician as well as the radiologist, are both getting benefits. What are the benefits that they are seeing? तो जो उसी स्टडी में जो almost 260
किया उसमें almost 226 which is close to 80%, more than 80% in fact have reported that they are able to get better surgical and histological feedback. तो भाई आपने जो इंटरप्रिटेशन बताया उसके बेसिस पे आपने जो ट्रीटमेंट दिया उसके बाद क्या हुआ? I need to understand की chemotherapy after giving the chemotherapy the way the tumor looks and the way the histopathology report comes after the surgery, did it correlate? मैंने जैसे बताया वैसे निकला क्या? So that I change my interpretation. आज को मैं बोलूँगा कि भाई ये नोड तो गायब हो गया था, लेकिन अगर on that day सर्जरी के बाद वो नोड निकला, anatomical areas like the pelvis जहाँ multiple structures का हमें ख्याल रखना पड़ता है. There is now been a very important study जिसको Mercury study बोलते हैं, जिसमें basis of pre-surgery MRI के basis पे how there will be a prediction about the margins ये देखा जाता है and उसके basis पे both the disease free survival and the local recurrence can be decided. Now इसका impact you have to understand is tremendous. पहले बात होती थी कि जो होगा वो कीमोथेरेपी के इफेक्ट से देखा जाएगा या सर्जरी के क्वालिटी से जाएगा. They have come to the point of conclusion that if you have the good quality MRI and the right interpretation of the MRI can result in predicting the 5-year outcome of patients before you even go for surgery. That is a very tremendous paper that they have come out with, which also tells us the importance of having a good radiologist for interpreting the MRI. Now there is a latest concept that has come because there is lot of early detection of rectal cancer. उनको chemotherapy radiation दिखाया जाता है and after that there is significant regression of the tumor. Now regression of the tumor जो होता है वो MRI में fibrosis की तरह दिखता है. So you have these two tumors which are shown, दोनों में fibrosis दिख रहा है. Scarring होगा rectal examination में, but we have to decide कि where is the tumor and where there is not a tumor. तो अगर इसमें अगर एक रेडियोलॉजिस्ट would understand better that यहाँ पे नीचे जो हुआ है उसको DWI imaging बोल रहा है, this is showing uptake and on the basis of that uptake you say that there is more likely that that patient will have remnant tumor and the about जो A तो यहाँ पे जो है हमें we have to look at where the structures are. आपको ureter देखना होगा, seminal vesicle देखना होगा और seminal vesicle से आते हुए एपिडिडाइमिस देखना होगा और एपिडिडाइमिस को फॉलो करते हुए आप सेमाइनल वेसिकल में आएंगे. तब जाके आपको पता चलेगा कि सेमाइनल वेसिकल है कहाँ. और जो आपने एमआरआई में देखा ऑन द राइट साइड, व्हाट यू आर सीइंग ऑन दिस साइड इज द राइट ऑफ द पेशेंट, अवे फ्रॉम ऑन दिस साइड इज द लेफ्ट ऑफ द पेशेंट. तो जहाँ पे वो फंस रहा है दैट इज द डेपोजिट दैट वी हैव वरीड अबाउट. दैट इज व्हाई इट इज नॉट मूविंग. बाकी पूरा पार्ट मूव हो रहा है लेकिन वो पार्ट मूव नहीं हो रहा है. As you go, you can make out here कि it is stuck there. उसे निकालना है. तो ये जो पीछे स्ट्रक्चर पड़ रहा है that is the seminal vesicle. तो आपने seminal vesicle को बाहर रेफरेंस से सेपरेट किया और अब उस seminal vesicle को उसके एंटीरियरली रखे हुए बॉर्डर से इससे what you have achieved is a clear circumferential resection margin which correlates with what we have seen on the MRI. So basically this is the clinical correlation that we are looking for. That what we have seen on the imaging we are finding on the table, we are able to modify the surgery accordingly and we are able to give the patient clear margins. I will not go, बहुत ज़्यादा मैं इस पे नहीं करूँगा. I just wanted to show you that how it changes the overall management and because of all this way आपका specimen detected and इसके बाद आपको clear margin वाला एक specimen मिलता है in which 5 nodes are positive including the node that we saw there and this is what removes the whole thing. Now मैं any questions from the audience? Actually, it's very important as well that people more Along with detail explain the multidisciplinary approach of the oncology side. Basically, sir is an oncosurgeon, but कैसे रेडियोलॉजिस्ट, oncologist, onco-medicine सबको combine करके पेशेंट अप्रोच करके पेशेंट को बेनिफिट हो पाएगा इन डिटेल सर बहुत ब्रीफली बताया है. इट्स ए प्रैक्टिकल ग्रास रूट लेवल, इट्स ए टीम अप्रोच बेसिकली. अगर पेशेंट को आप हेल्प करना चाहते हैं तो टीम अप्रोच इज एक्सट्रीमली एसेंशियल. अगर कोई मोनोपोली करेगा खुद जानेगा कि ना मैं जानता हूँ यही काम है, मैं खुद सर्जरी करके पेशेंट को ठीक करा दूंगा, दिस इज नॉट द राइट थिंग. So it's a very great thing
सर का जो स्पीच था, सर का जो प्रेजेंटेशन था, इट एक्सट्रीमली वेल एंड वी basically really see what is going on and patient how benefited because of the multidisciplinary action. So thank you sir, thank you for your very nice presentation sir. Now I request Dr. Gajendra Kumar Das sir to give a certificate and memento to Dr. Raghavan. सर एक बार कितनी बातें बता सकते हैं, आप सब लोग ज़्यादा जानते हैं हमसे। तो इज ए वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एफिशिएंट and so much of knowledge in every field, not only radiology. I have seen since yesterday that he is conducting so many things by his own. So he is an institution in itself, and now going to present the lecture. Obviously, you just follow him. Every radiographer, just watch him and follow him. In the future, you will become a better radiographer, a better person, a better manager. Thank you, Dr. Sahu, again for conducting such a huge, such a large conference in such a beautiful manner that everybody is present, everyone's feeling is very good. So with that note, I am handing over to you for our next session. Thank you sir, thank you sir. चेस्ट एक्सरे के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में सर ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेन एंड ऑलरेडी यू हैव नो। ज़्यादा डेप्थ या ज़्यादा क्लिनिकल में बोलना नहीं चाहता हूँ। द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी सर डिस्क्राइब इन adult, but in this presentation I wanted to explain how to take a radiography in a pediatric or neonatal age. It is quite different from the adult. कोई आदमी बंदा आया, आप उसको खड़ा कर दिया, सांस रोकिए, एक्सरे एक्सपोज कर दिया, छोड़ दिया। इट इज़ वेरी क्वाइट इजी, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है। बट इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप, छोटा बच्चा है, न्यूनाट है, वो कोई कमांड नहीं सुनेगा, बच्चे को रेडिएशन एक्सपोजर कम देना है, अडल्ट के साथ समय नहीं है, कैसे कर सकते? बेसिक आइडिया, ज़्यादा मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, स्मॉल प्रेजेंटेशन है। एज बिकॉज व्हेन आई run out the whole detailed scientific program, I thought this is also one of the important part of all radiographer and it should be discussed. So a small presentation I wanted to say basically a radiographer what need to know by doing the chest radiographer with pediatric and neonatal age. एक्सरे करने का क्या जरूरत है? अगर एक्सरे करने से मेन प्रॉब्लम क्या होता है? स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डूइंग चेस्ट रेडियोग्राफी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यू शुड नो as the gestational age during birth, whether it is a premature or mature, pulmonary maturity before birth, pulmonary maturity was done or not, and congenital factors. All these things may lead to the condition where chest radiography is extremely essential. Clinical evaluation accompanied by chest radiography is the standard protocol for evaluating the underlying causative factors. Knowledge of radiographic appearances of various pathology and association with certain congenital factors is quite essential for radiologists. So, बच्चे लोग का जो छोटा बच्चा हो, न्यूनाट्स हो, इन्फांट्स हो, जो भी हो, उन लोग का एक्सरे करने से पहले सब लोग का जितना सारे रेडियोग्राफर है सबको आइडिया होना है कि पेडियाट्रिक चेस्ट में क्या एक्चुअली डिक्लेयर होता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट चेस्ट. समटाइम्स इट इज misleading and confusing with a pathological entity. That's why the normal appearance of chest radiograph in the pediatric and neonatal age group, it should be knowledge, it should be known by all the radiographers.
Respiratory distress is a symptom, not a disease. Not every neonat with respiratory symptom has respiratory distress. Some may present due to the slightly delayed adaptation to the extrauterine environment. However, respiratory distress is the most common cause of admission in neonatal care unit. Various factors predispose to respiratory distress including neonatal non-development, congenital disorder, perinatal stresses, intrauterine infection, multisystemic pathology. These are the aggravating factors by which a neonatal X-ray or a pediatric X-ray is advised. Chest radiography being the most widely available imaging modality with a high degree of sensitivity and relatively limited radiation exposure is commonly performed to assess the status of the neonatal pulmonary and cardiac system. What radiographers need to know while performing neonatal or pediatric chest radiography? Pediatric airway is the anatomy of the pediatric airway is something different from the adult. Pediatric airway and respiratory system anatomy is different from its adult counterpart. The differences are more pronounced at the time of birth and infancy. The neonatal head is disproportionately larger than the neck and the mandible. Newborn tongue is larger and posteriorly placed, and there is physiological enlargement of the tonsil and adenoid. Pediatric trachea is shorter than that of the adult, and glottic opening is higher than that of the adult. These are the some anatomy of airway which is different from the adult. Everyone should know. The narrowest part of the pediatric airway is at the level of precoid cartilage, whereas in the adult, the narrowest part is upper airway at the glottic opening. Normal pediatric subglottic airway has rounded shoulder convex outwards. Airway tend to be smaller with poorly developed portion thumb and canal of Lombard and thus reduced collateral pathway of aeration. Pulmonary airway are thicker at birth and fewer in number as compared to the adult. So these are the some difference of a pediatric normal chest radiograph as compared to the adult. This is the example of a airway of a pediatric which I have already told. Imaging guideline while performing a pediatric chest radiograph, rotation should be eliminated with an upright image of as far as possible. Appropriate exposure factor should be used, keeping mind in as low as reasonably achievable Allara principle. Increasing KVP and decreasing MS within the optimal range to allow adequate exposure to the image receptor is advisable for lowering the patient dose. Exposure should be limited with full inspiration and the image should be centered between C3 vertebra and lower costal margin with proper field placement at the level of the upper lip to include the upper airway. So these are the points to be taken care of while performing the chest radiograph of an infant or pediatric activity. Nothing other than that. So you have to see the requisition, see the investigation part in detail. What a clinician want to know. इसी हिसाब से आपको रेडिएशन एक्सपोजर देना है. एरिया अंडर एग्जामिनेशन, करेक्ट प्रोजेक्शन, कॉन्ट्रास्ट, डेंसिटी, कोलिमेशन, एनाटॉमिकल मार्कर, ग्रॉस एरर आर्टिफैक्ट, whether you need to repeat any pathology normal variant demonstrator. These are the important points you have to think during the X-ray of a pediatric or neonatal activity. This is an overall picture of a lungs. You should not, by chest X-ray, you cannot identify the segment of the lobes. At least you should know where the upper lobe, middle lobe and lower lobe are the landmark. At least idea होना चाहिए. This picture shows where the upper lobe, middle lobe, lower lobe, upper, middle, lower is the sagittal, is the coronal. This picture shows the cardiac area and you have to identify the upper lobe and lower lobe correspondingly which part is physically we are seeing. ऊपर में आप देख रहे हो this belongs to which part, approximately एक idea, exact landmark एक्सरे में हम नहीं कर सकते, but we can जैसे सामने बताया जोन कर सकते हैं. This is for adult.
बच्चे के लिए आपको जोन बोल सकते हैं, जैसे सेकंड रिब के ऊपर एंटर एंड ऑफ द सेकंड रिब और हाफ जोन, अपर जोन, सेकंड रिब, फोर्थ रिब बीच में जो है वो मिडिल जोन एंड बिलो फोर्थ रिब वो जो है लोअर जोन। बट छोटा बच्चा ये सब के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे आइडिया होना चाहिए, जैसे मार्क दिया हुआ है, दिस इज द अपर लोब, दिस इज द मिडिल लोब, दिस इज द लोअर। पेडियाट्रिक एज ग्रुप नॉर्मल सी रेशियो मोर देन 0.6 ये नॉर्मली है, यूजुअली अडल्ट हम 0.5 पकड़ते हैं सी रेशियो और कार्डियोमेगाली, बियॉन्ड दैट इट विल बी कार्डियोमेगाली, बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड पेडियाट्रिक एज ग्रुप इट विल बी 0.6। एयर पंप का इन रेट्रोकार्डियक एरिया डायफ्राम 6 एंटीरियर एंड 8 रिब पोस्टीरियर में रहता है। बेसिक्स ऑफ इंटरप्रेटिंग यूनिलैटरल चेस्ट रेडियो का स्टैंडर्ड चेस्ट रेडियो रीजन एंटेरोपोस्टीरियर प्रोजेक्शन यूजुअली बच्चा तो खड़ा नहीं होता है, हमेशा सुबाइन रहता है, वी हैव टू गो फॉर एपी व्यू नॉट पी व्यू। Additionally, lateral view may be occasionally taken to assess pleural effusion and pneumothorax or an oblique view for localizing the pathology in relation to adjacent structure. The cardiac salute is almost different with the adult radiography. Much more challenging, much different. You will learn about the anatomy, the physiology, the diseases and the appearances. All are completely different from the adult, and therefore it's a completely different ballgame, and you should know everything about the pediatric. Patient is not in our hand. He will cry, he will move, but we will have to get the best picture out of it and try to diagnose, try to help in diagnosing the case. Thank you, Doctor. You have given a beautiful lecture. Thank you so much. Thank you, sir. Any question? What does it mean? What is cardiac salute? Basically, chest X-ray जो हार्ट रहता है सिर्फ on the left side, 1/3 on the right side. उसका जो शेप है, accordingly it has been named. ये राइट एट्रियम किस में रहता है, राइट वेंट्रिकल कहाँ पे रहता है, लेफ्ट पोर्टल कौन सा बनता है, एओर्टिक नकल क्या होता है, पल्मोनरी वेव क्या होता है, एओर्टिक ऑरिकल क्या होता है। Accordingly, it has been sized and X-ray while doing X-ray we have identified the cardiac overall चीज को हम लोग cardiac salute बोलते हैं, overall चीज को, not only cardiac salute diagnostic on the heart, it is a total cardiac structure including arthropeda, aortic knuckle, pulmonary wave, aortic auricle, right auricle, left auricle, then left border of the heart, apex, right border of the heart, base. What is this saluting? Saluting is something different from cardiac salute. What does it mean? Right heart border is clearly delineated. Why? एक chest X-ray में heart border clearly क्यों दिखेगा? Why? Because it is denser than the surrounding lung parenchyma. Lung parenchyma has air, so in X-ray it looks quite black, whereas heart contains blood and it is the cardiac muscles and pericardium, so it looks more dense because of the attenuation, right? When there is a consolidation, means there is a replacement of air by the fluid in the alveolar space. Consolidation जब हो जाएगा, it looks white, not black, because air is absent. अगर cardiac border में right middle lobe, it is totally adhered to the right cardiac border. अगर right middle lobe में कोई consolidation हो गया, तो it looks white as compared to the heart shadow. तो वो border एकदम दिखेगा नहीं, because air density जो है उसका density भी same है. Normal lungs का density because of the air, it looks black. Whereas heart का density it contains blood and myocardium, so it looks white, so that the border is clearly delineated because of the contrast. When there is right middle lobe is affected with the consolidation, it becomes white. So the right border of the heart is saluted by the consolidator. This is called saluting style. So जो जगह salute हो जाएगा, जो left border हो जाएगा, then we can consider this the left lobe of the affected with the consolidation. So this is called saluting. Okay. Discuss about pediatric. I just want to add one or two lines.
all my radiographer friends who are working here, what is the first instruction do you receive from my side or my sister or my wife before any small baby comes to your department? Can you remember what? Huh? No, first. Exactly. Please switch off your ACs. Because all over this hospital, CT scan is the most coldest place. It has to be there for the instrument and next is the X-ray department. So as a pediatrician, we are very concerned with the hypothermia, especially when the child is sick. ठीक है, छोटा बच्चा का हाइपोथर्मिया होने का चांस बहुत कम, इसलिए बच्चा आने से पहले आपको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या मिलता है, एसी बंद कर दीजिए. आफ्टर द 15-20 मिनट्स वी ब्रिंग द चाइल्ड टू योर डिपार्टमेंट. ठीक है. Next instruction, positioning. As Sir has already pointed out, it is very difficult to do the positioning. What I recommend, or I do, put both the hands by the side of the finger. हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करके खींच के पकड़िए और दोनों थाई को बच्चे खींच के पकड़िए. एपी व्यू नीचे प्लेट रखिए, ऊपर लेटा के दोनों हाथ को कान के पास में, उसको माँ या फादर जो भी आएगा तो साथ में बोलिए ऐसे ऐसे खींच के पकड़िए. ठीक है. उसके बाद उसको आपको जो पोजिशनिंग जो भी फोकस जैसे करना है, ठीक है. दिस इज 2 इंस्ट्रक्शन ऑलवेज फॉलो. ठीक है. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, एसी पहले बंद कर दीजिए. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ओके. Such mass participation. We have tried to keep the team as per zone as much as possible. But you know that it is not possible to keep the team along with your zone completely. Some of you give your names by saying that we are want to participate in a group, and I am trying to keep that in my mind. Okay. And another question, please take it sportingly. It's only a quiz competition. You know that every question cannot be of same extent, same difficulties. Some will be difficult, some will be easier. So please accept this sportingly, and for your participation, it is a great glad to us. Now I announce the team, and you should place your seat in together according to the team. चीज बना सकते हो. टेक इट टू बी मोर सीरियस. कुछ सीरियस नहीं, ये हम लोग मजा करेंगे, कुछ फनी करेंगे. रिलेटेड, ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू रेडियोलॉजी, नॉट ए क्विज जीके क्वेश्चन. इट इज रिलेटेड टू रेडियोलॉजी. फर्स्ट राउंड इट इज रिलेटेड टू रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी. सेकेंड राउंड इट इज ए रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, कॉमन फिजिक्स. थर्ड राउंड इट इज ए positioning, radiographic positioning related question, and fourth round is photos. Some clinical clue will be there in image, you have to identify. First round, second round is a multiple choice. Third round, fourth round not multiple choice, you have to identify and give the answer. First round, जिसको फर्स्ट राउंड में पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो सही आंसर बताया क्रेडिटेड टू 10 मार्क्स, अगर गलत बताया नेगेटिव 5 मार्क्स. ठीक है. तो सोच समझ के बताइए. टाइमिंग इज ओनली 30 सेकेंड. 30 सेकेंड के अंदर बहुत इजी है, मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है, ज़्यादा टाइम का जरूरत नहीं. अगर पता है तो बोलोगे, पता नहीं तो एक दिन देने से भी नहीं बोल पाएगा. Please don't use any mobile or any device. प्लीज ऑनेस्ट, कोई मोबाइल में फट से नेट से मत दिखा करो. ये स्मार्टनेस मत दिखाओ. क्या हो गया, नहीं बोल पाया तो नहीं बोल पाया, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा. फर्स्ट टाइम स्टार्ट्स नाउ. 30 सेकेंड. 30 seconds. रॉन्ग आंसर. स्टाइलिश इज द पार्ट ऑफ ऑनर. स्टाइलिश पर्सन है, नहीं तो हम खुद से नहीं करेंगे. अच्छा, तो माझ्या साहेब होगा ये बोलो बोलो. नो, बस तो गया, फोर्थ हो गया, लास्ट हो गया और बताया थर्ड बेटा कर पास. यस, आंसर इज थर्ड. ऑन
posterior to foramen spinosum, in between foramen rototum and spinosum, posterior to foramen lacerum. Option A. Wrong answer. -5 mark. Who can say? Who can say? Raise up your hand. It is extremely important to know the radiographers. All these foramen, rotuntum, lacerum, spinosum. जितना सारे फोरामेन है सबको पोजीशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Nobody can say? Yes. Now group C. Time starts now. 30 seconds. B. Nasal cavity. Yes, right answer. Mark 10 for group C. First positive mark for group C. Now for group D. Ready? Maxilla, orbital bone, frontal bone. Infraorbital foramen is located in mandible, maxilla, orbital bone, frontal bone. Time starts now. Countdown start. 10, 9, 8. What C? Wrong answer. -5. Who can say? Maxilla, right answer. Maybe chocolate. Which cervical vertebra doesn't have the transverse foramen? C2, C5, C6, C7. Don't whisper. -5. अरे भाई. What is foramen? Who can say? Yes. C7. Yes. Right answer is or arcuate foramen seen in atlas, axis, odontoid process, sacral promontory. Conticulus posticus. Conticulus posticus. C. Answer. Odontoid process. Odontoid process. -5. It is atlas. Atlas. The atlas is located at the level of L12, L23, L34, L45. Yes, right answer. Cross 10. Lungs belongs to which lobe of the lungs? Left upper lobe, right lower lobe, left lower lobe, right middle lobe. 30 seconds. अरे ग्रुप ए के लिए हो रहा है क्वेश्चन. Left upper lobe. लेफ्ट अपर लोब इज राइट आंसर. अरे इसका नेवी पनिशमेंट हाँ ये तो 10 मिनट दिया गया. डोंट वरी. नाउ ग्रुप 2 क्वेश्चन टू ग्रुप B. Trachea bifurcated at the axial level of D3, D4, D5, D6. Right answer. 10. Then question to group D. Question to group D. On paired cartilage of the larynx, cricoid cartilage, arytenoid cartilage, cuneiform cartilage, cornicoid cartilage. On paired. On paired cartilage. C, sir. Wrong answer. -5. It is a cricoid cartilage. Thyroid, cricoid, it is a on-pair cartilage. तो बाकी हो गया. उन लोगों को साइलेंट पे ठहराएगा, पहले पे हो जाएगा. Now question to group E. E. Now budget A, B, C, D.
they are qualified to second round. Big hand. ऑडियंस क्वेश्चन, ठीक है? मैं ऑडियंस क्वेश्चन भी पूछूंगा। वो वाइल्ड एंट्री भी हो सकता है। अगर ऑडियंस क्वेश्चन में 2 बार वो क्वेश्चन राइट दे दिया, दैट देयर इज ए वाइल्ड एंट्री। कोई निकाल सकता है, वो पूछ भी सकता है। सेकेंड राउंड फिजिक्स ग्रुप नहीं, अभी बैक से है। कैथोड असेंबली इज हैविंग फिलामेंट एंड फोकसिंग कप। The main function of the cup is repels electron and condenses electron beam. This is the basic of a X-ray tube. उसको पहचानते हो फोटो को? This is a X-ray tube. हो गया? Now question is focusing cup in X-ray tube is made up of tungsten, copper, nickel, molybdenum. No whispering, no. No whispering, please. No whispering. Team G. Team G. क्वेश्चन को very softly. Focusing cup in X-ray tube is made up of tungsten, copper, nickel and molybdenum. I have a confusion in between A and D. नहीं, confusion नहीं, great point. Sir, cesium order. Cesium? Iodide. Sure. Sure, sir. लग कर दिया जाए। D, sir. -5. Who can say? Antimony and cesium, right answer. Chocolate. पहले जो 2 ग्रुप था वो तो पहले से एलिमिनेट है, उसको और इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी जो बच गया ग्रुप, मतलब ग्रुप A, B, C and सॉरी A, B, C and G. Now we have a chance, another round. उससे हम again chance. Now question to group B. The grid ratio of a grid used in high KVP, more than 90 KVP, should be 8:1, 10:1, 12:1, 14:1. Grid ratio high KVP में कितना होना चाहिए? Sir, C. Right answer. First of all, on behalf of 10th Annual Radiographer Conference, I would like to welcome. We are happy that he has agreed our request and attended our program. I'm really sorry I could not attend yesterday's program. So, not required. It's okay. I think I am audible. मैडम मैं थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। मैडम ये क्विज सेशन है, 4 राउंड हमारा होगा। ऑलरेडी सेकेंड राउंड चल रहा है। फर्स्ट राउंड एनाटॉमी हो चुका है। 7 ग्रुप हमने दिए थे, 7 से 2 ग्रुप एलिमिनेट हो गए। अभी 5 ग्रुप से सेकेंड राउंड चल रहा है। उसके बाद हमारा Team C and noise. Gunneh-Mott hypothesis, very popular hypothesis, which is related to what? Yes, sir. Yes, sir. लग करते? जी, sir. -5. कोई बात नहीं। Yes. Answers. Right answer. For which either उसका नाम बताओ और किस चीज के लिए ये करा जा रहा है? किसी फॉर्म और पेमेंट दे देंगे। Okay. Next, to group verify the projection. To review, ये किसके लिए करता है? और उसको भी चांस दे ले। कौन है? ग्रुप बी, B and C. बी एंड सी। बी कौन है? सेंट्रल हॉस्पिटल। सी ओके, अभी आएगा स्पटर। हमें क्विज कंपटीशन लास्ट राउंड है सर मैडम। ये ठीक चला। उसका थोड़ा सा चलेगा, फिर ये क्विज चलेगा, उसके बाद व्हाट इज द डायग्नोसिस? हाँ Sir, Bombo is fine. +10. Now question to group C. What is this? Group B.
डजंट मैटर ए प्राइज कौन किसको मिला हाइट मिला इमेटेरियल, बट यू हैव कोऑपरेटेड, यू हैव पार्टिसिपेटेड एंड दिस क्विज प्रोग्राम को बहुत अच्छा से आप लोग ने एंजॉय किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू। एक बात और भी कहना है, आप इतने दिनों से लेट कर रहे हैं, लेकिन क्विज अलग अलग डिवीजन, अलग अलग जोन से आए हुए मेरे तमाम वीडियो और बंधुओं, आज का जो 2 दिन का सेशन जो था काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। कोई बड़ी बात नहीं, जितने भी रेडियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स हमारे लेक्चर थे उसमें काफ़ी कुछ हमको सीखने को, काफ़ी कुछ आपको नॉलेज गेन करने को मिला। मैं बेसिस पे हर जगह, हर डिवीजन में, हर जोन में टर्न बाय टर्न अगर इस तरह से कुछ CME के प्रोग्राम होते रहेंगे तो काफ़ी कुछ नॉलेज हम सबको मिलता रहेगा, और न केवल आपको बल्कि आपका हाथ मजबूत करने, आपको डिपार्टमेंट मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा ये सहयोग मिलेगा। तो मेरा एक अपना एक व्यू है कि जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, सिमिलर कार्यक्रम एवरी ईयर होते रहना चाहिए। और आप लोगों ने रेस्पेक्टेड PCMD मैम, CMD मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत में कहना चाहूँगा, CMD मैम ने कहा कि मैं कल उपस्थित नहीं थी, लेकिन मैम जो कुछ हो रहा था ना उसमें आपकी उपस्थिति नज़र आ गई। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो भी उच्च स्तर का हो रहा था रियली में। MD मैम, मैं MD मैम के लिए कह रहा हूँ कि कल जैसे उन्होंने कहा था, तो MD तो क्योंकि जैसा मैंने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और बाकियों से सुना है, आपका बहुत योगदान रहा और सपोर्ट रहा, जिसके कारण ये कार्यक्रम इतना सफल हो पाया। जहाँ तक CME का सवाल है, CME में कई बातें होती हैं जिस पर हमें ध्यान देना है, और ये हमारे प्रोफेशन के लिए ज़रूरी भी है। पहली बात तो CME एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से, इंडियन रेलवेज के डिफरेंट पार्ट से सभी प्रोफेशनल एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो एक यूनिटी में हम कैसे रह सकते हैं वो भी प्रोजेक्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे अधिकारीगण हमारे लिए कितने सपोर्टिव हैं। कई बार होता है कि डेली बेस में हमें अपने अधिकारियों से बड़ी दिक्कत होती है कि हमसे इसे काम करवा रहे हैं, इतनी ड्यूटी करा रहे हैं, इतना बर्डन कर रखा है, लेकिन जब ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है जिसमें इतना सपोर्ट, मैंने डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर साव सर और डॉक्टर बेड़ा, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब फैमिली हेड होके वो लीड कर रहे हैं। सर ने कल हमारे साथ डांस भी किया, उनकी हमने प्रोग्राम की एक्टिंग भी देख ली और आज क्विज की भी एक्टिंग देखी, तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि रेडियोलॉजिस्ट हैं हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के हर चीज़ में। मैंने देखा अर्पिता मैम के साथ लगे हुए हर चीज़ों में, एक एक चीज़ों के लिए पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं, कोई कमी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं PCMD मैम का धन्यवाद दूंगा। परसों मैं शाम में यहाँ था, मैम रात में मुझे लगता है शायद वो फाइनल कहीं से आगे घर जा रही होंगी, तब भी मैम ने आके टॉयलेट और वो चीज़ें भी जाके देखी कि क्या हो रहा है, तो सारी चीज़ें मैम ने खुद अपडेट कराई। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमने देखी अपनी नज़रों से। तो ओवरऑल एक बात और भी है कि कोलकाता CME में सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स ने भाग लिया, नंबर ऑफ डेलीगेट्स हमारा मैक्सिमम रहा, और हर चीज़ों में, यानी एकोमोडेशन से लेके पिता मैम का मेरी वाइफ बोल रही है वो जैसे लग रहा है कि बेटी की घर की माँ जैसे रहती ना, बैग डाल के सबको ये भी देखना वो भी देखना है, तो जिनके घर में शादी होती है वो फैमिली एक नज़र आ रही है। तो पिता मैम एंड टीम सेंट्रल हॉस्पिटल साउथ ईस्टर्न रेलवे, मैं बहुत कम लोगों से मिला था, 2-3 लोग ही थे जो हमेशा मीटिंग में आते हैं, उनसे मिला था, बाकी लोगों का नाम सुना था। आई डोंट नो बाकी लोग मुझे कितना जानते थे, लेकिन रियली मैं आप लोगों के साथ यहाँ आके, आप लोगों के साथ संगति करके, उठ बैठ के, आपकी जो मेहमान वो आज ही हमें मिली है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रियली बैठी है, हमारे आगे के कार्यक्रम है, लेकिन हम सब बहुत 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 आयाने की तरफ से शुक्रगुजार हैं। एक रेडियोग्राफर जो यहाँ उपस्थित है या जो नहीं आ पाए, उन सबों की ओर से लॉट्स ऑफ थैंक्स। थैंक यू। And the quiz, I will ask Arpita, please come to the desk and say few words. साउथ ईस्टर्न रेल की तरफ से सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, मेरा कॉलीग्स, मेरे एल्डर्स, मेरे सीनियर्स और खासकर PCMD मैडम एंड MD मैडम, ना अदर डॉक्टर्स एंड डॉक्टर साहू, मेरे डिपार्टमेंट का जो स्तंभ है,
सबसे बहुत बहुत आभारी हूँ। ये लोग नहीं होते तो हम लोगों का ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जोनल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का तरफ से मैं CMD एंड PCMD को 2 मोमेंटो देना चाहती हूँ। डीजी जब परमिशन हुआ कि नहीं, हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, परंतु मैडम उत्तर तरफ से हम लोग को बता रहे हैं कि कहाँ तो गया, हम फोन के बात करते गए। भाई पर्सनली मैडम अपना इंटरेस्ट लेके ईच एंड एवरीथिंग, खाली वो परमिशन लेटर बात नहीं है, डेकोरेशन कहाँ होगा, खाना कहाँ होगा, मेन्यू क्या होगा, डीजी मैडम आएंगे उसके लिए तैयारी क्या रहेगा, एवरीथिंग मॉनिटर बाय और रेस्पेक्टेड PCMD मैडम। इसलिए मैं सबको एक बार बोलता हूँ कि जोरदार तालियां लगाइए कि उनके लिए हमारा। This is the first time e-poster competition started in the radiographer conference. Now I call for e-poster competition. Those who have participated, 6 participants participated, and everybody has presented very nicely, no doubt. And everyone should take interest कि अगला जब आएगा उससे एवरीबॉडी पार्टिसिपेट करे, इस चीज को और बड़ा करे ताकि आपका नॉलेज मिनिमली और साउंड होगा। तो विल कॉल रेडियोग्राफर सदन ये को प्रशासन चेन्नई। हाँ चलो सर यहाँ देखिए कैमरा में सर, एक बार कैमरा में पकड़िए सर। हाँ मैम रेडी और This can do. Now नीचे कर दी ये देखिएगा सामने और थैंक यू सामने एक और थैंक यू सामने सर एक और कंपटीशन में कुछ पार्शियलिटी तो नहीं हुआ ना? एकदम पक्का? अच्छा विनर को कब और एक बार हम लोग क्या दे सकते हैं? एक ही बात बोलना है, बाकी तो सब कुछ हो ही गया। वो है कि सबका इतना एफर्ट देने के बाद में भी कुछ ना कुछ कमी तो हो ही जाता है। वो अपना समझ के जैसे आप लोग आगे आगे बोले कि
तकलीफ लिए है सब कुछ को सेटल करने के लिए, सबको एक बार बुलाते हैं। मैं डेली एक बार इनको डांटती थी। आई थिंक कोई भी दिन नहीं था जब अर्पिता मेरे मुंह में आई और डांट खा के ले गई है। तो अर्पिता, डॉक्टर ज्योति भाष और डॉक्टर मजूमदार साहू को तो आज सबके सामने उनसे मैं माफी मांग रही हूँ। मैडम ऐसे मत बोलिए, वी आर ग्रेटफुल टू यू। फोटो रेडी? हमने देखिएगा, अच्छा है ग्रुप, बहुत अच्छा है।